Regina ma'am. Regina ma'am. Am I audible? Ma'am? Yeah, Yes, yes, you please. are audible, sir. Okay. Please start the session. Okay. गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, isn't it? तो हम लोगों ने देखा कि जो है बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो कैसे नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट होते हैं, किस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स से वो अलग होते हैं, है ना। ये सब बातें हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या फीचर्स पढ़े थे बच्चों हम लोगों ने, आप बता सकते हैं मुझे क्या क्या फीचर्स हमने पढ़े हैं लिविंग बींग्स के। यस, वेरी गुड। दे ग्रो, है ना, दे रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, ऐसे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं। तो क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि उनमें ग्रोथ होती है, फिर हमने पढ़ा कि उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, फिर देखा हमने कि उनमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, फिर हमने देखा कि उनमें एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है, जिसमें कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो शरीर से बाहर किस तरह से निकालते हैं। आज हम देखने वाले हैं, और एक और बात पढ़ी थी बेटा, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी कि किसी भी एक उत्तेजना के लिए वो अपनी तरफ से उनका कोई रिस्पॉन्स रहता है। तो वो क्या रिस्पॉन्स रहता है ये भी हमने देख लिया था। तो बेटा देखते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली में हमने क्या पढ़ा था, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस में हमने क्या पढ़ा था। कोई भी स्टिमुलस होता है तो उसके प्रति जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो व्हाट इज अ स्टिमुलस? A stimulus is anything that causes a living being to react. For example, जैसे मैंने आपको बताया था, if you touch something hot, you will quickly pull out your hand, है ना। हम कोई गर्म चीज को छूते हैं तो क्या होता है, हम झट से उसके अपने हाथ को हम लोग सॉरी बाहर निकालते हैं या फिर उससे हटाते हैं। सो दिस इज योर बॉडीज वे टू रिस्पॉन्डिंग टू हीट। ये हमारे शरीर की एक विशेषता है जिससे कि हम हॉट हो चाहे कोल्ड हो, ऐसे ऐसे चीजों से, ऐसे ऐसे स्टिमुलस से हम अपने आप की बॉडी को रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू स्टिमुली, बट द वे दे रिएक्ट एंड हाउ फास्ट दे डू इट कैन बी डिफरेंट फॉर ईच वन। अब ये क्या है कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुली के प्रति रिएक्ट करते हैं, बट द वे दे रिएक्ट, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और कितनी जल्दी से या कितने स्लो में वो रिएक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से अलग होता है। And I cited some examples also for this. For example, all living beings respond to changes around them. That is known as a stimuli, right? For example, the touch me not plant folds its leaf when touched. जब हम टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा प्लांट को जब छूते हैं तो आपने देखा होगा उसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है किसका, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेट, रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स द टच, है ना। और उसके बाद हमने ये भी देखा एग्जाम्पल कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि आंवला ट्री है, वो क्या करते हैं, उनकी जो लीव्स है वो सनसेट के बाद क्या हो जाते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं, तीन एग्जाम्पल्स मैंने बताए आपको। क्या एग्जाम्पल्स बताए, एक तो हम कोई हॉट चीज को छूते हैं, हम अपने हाथ को वहां से निकालते हैं। दूसरा आपको बताया मिमोसा प्लांट या टच मी नॉट प्लांट के बारे में, जिसमें क्या हमने देखा कि क्या होता है, वहां पर जब भी हम उसको छूते हैं उस प्लांट को, उसके लीव्स जो है फोल्ड हो जाते हैं। और फिर आंवला ट्रीज के लीव्स के बारे में भी देखा कि क्या हो जाते हैं, सनसेट के बाद उनके लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, राइट। तो ये है रेस्पॉन्स टू स्टिमुले। अब बच्चों एक और बात आपको बता देते हैं कि जो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है,
जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें जो है बहुत ही अच्छी बात होती है यहाँ पर कि वो एक ऐसा प्रोसेस जिसके कारण जो है हमारे जितने भी जो वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना? तो ये रिप्रोडक्शन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आपको पता है अगर हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करते, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को नहीं बनाते हैं, नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो क्या होगा? तो एक ना एक दिन वे इस भूमि से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना? तो उसको, उस कंटिन्यूटी को, जनरेशंस की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस जो चलता है उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इट कैन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरीके से इसका हो सकता है। अब जो ये छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ज्यादातर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने सुना होगा बडिंग, फ्रैगमेंटेशन वगैरह, ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसके द्वारा एसेक्सुअली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या जरूरत होती है बेटे? एक मेल और फीमेल गेमीट की आवश्यकता होती है। तभी जो है इन दोनों के गेमीट्स के फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है? एक नया ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है। तो हम अ, पूरी तरीके से अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को देखें तो उसको कैसे बोला जा सकता है? हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, है ना? तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो लिविंग बीइंग्स है, जो जीवित जीव है, सजीव है, वो अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, है ना? जैसे कि आपको पता है एक कैट है, वो एक बिल्ले को जन्म देता है, किटन को जन्म देता है। उसी तरह से आपने देखा है टाइगर्स जो है अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। डॉग क्या करता है? अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, है ना? मनुष्य जो होता है मनुष्य के बच्चे को जन्म देता है। तो इस तरह से जो दुनिया है, यानी कि जो लिविंग वर्ल्ड है, उसकी जो है कंटिन्यूटी ये बनाए रखते हैं। एंड दिस रिप्रोडक्शन is very essential for the continuity of life on the earth। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, इस धरती में से जितना भी कार्य जो है वो यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं हो सकते, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है बेटे, ये भी क्लियर हो गया है सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें भी? ओके बच्चे, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम देखेंगे कि एक महान साइंटिस्ट है। हम जब मूवमेंट की बात कर रहे थे, ग्रोथ और मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, प्लांट्स में मूवमेंट की बात कर रहे थे, है ना? प्लांट मूवमेंट, हम बोल रहे थे कि जो प्लांट्स है उनमें भी मूवमेंट्स होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज मूवमेंट्स, है ना? उनके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट। और लोकोमोशन भी बताया आपको मैंने कि किस तरह से जो है मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस होता है। आपको बताया मैंने कि जब लोकोमोशन होता है तो एक वस्तु यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करती है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करती है। तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम? लोकोमोशन, है ना? क्या कहते हैं उसको? हम लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट में क्या होता है बेटा? मूवमेंट यानी कि उनकी जो बॉडी पार्ट्स है उसमें कोई फर्क जब आता है या फिर इधर उधर हिलना डुलना, ये सब जो है मूवमेंट्स के अंतर्गत आता है। ओके, अब मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही महान साइंटिस्ट के बारे में, अबाउट अ ग्रेट साइंटिस्ट हुज नेम इज जगदीश चंद्र बोस। ओके, तो जगदीश चंद्र बोस जी ने, पहले तो हम ये नहीं जानते थे कि जो प्लांट्स है उनमें मूवमेंट्स होता है। ये हमने किसी ने भी प्रूव करके नहीं दिखाया था हमें। तो जगदीश चंद्र बोस जो एक इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे।
Okay, so Jagdish Chandra Bose, an Indian scientist, conducted significant experiments on plant responses to stimuli like light, heat and gravity. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए किस पर, जो प्लांट्स की जो रिस्पॉन्सेस है वो कैसे एक स्टिमुली को, जैसे कि लाइट हो गया, हीट हो गया, या जो ग्रेविटी होती है उसके प्रति प्लांट्स जो है वो कैसा अपना प्रभाव दिखाते हैं, किस तरह से अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं. ओके, एंड ही also invented a machine called crescograph to measure plant growth and demonstrated that plants can sense and respond to external stimuli. ओके, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो भी जो है अन्य जीवों की तरह सेंस करते हैं चीजों को, और साथ ही साथ एक्सटर्नल स्टिमुली जैसे कि हीट हो गया, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गई, उनके प्रति क्या करते हैं, वो अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं. ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, ये बात हमें बताई थी श्री जगदीश चंद्र बोस जी ने. ठीक है, हु वाज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड ही कंडक्टेड many significant experiments on plant responses to stimuli like light, heat and gravity. ओके, चलिए. ओके बेटा, तो हमने इतनी बातें कर ली, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया आपको, प्लांट मूवमेंट्स में जो उनके रिस्पॉन्स टू स्टिमुली है उसमें जगदीश चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया. अब बेटा हम बात करते हैं, पहले हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, कहाँ से आते हैं ना. रिप्रोडक्शन की बात कर ही रहे थे हम लोग, तो रिप्रोडक्शन में जो है प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं. ठीक है, तो लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसमें वो जो छोटी सीडलिंग आती है वो कहाँ से आती है, आप बता सकता है मुझे कोई, कि जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने, सीड से आते हैं. ठीक है, कहाँ से आते हैं बेटा, सीड से आते हैं. तो सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीड के बारे में जरा एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं. तो अगर सीड के बारे में हम बात करते हैं तो कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इज अ सीड लिविंग थिंग, जो सीड है क्या वो लिविंग है, क्या वो एक जीवित वस्तु है, या फिर जीवित वस्तु नॉन लिविंग थिंग है. तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, इट्स लिविंग थिंग है ना, ये वो लिविंग है. क्यों लिविंग है, क्योंकि उसी में से एक नया पौधा आता है, उसी में से एक नया सीडलिंग आता है, एक नया पौधा जर्मिनेट होता है ना. तो हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, उस सीड को हम क्या कहेंगे, इट्स लिविंग है ना. तो सीड में क्या होता है, अब ध्यान से अगर देखें तो सीड जो है वो इस तरह से, उसका एक आउटर कोटिंग होता है. ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे खुला हुआ एक सीड है. ओके, ऐसे मैं ड्रॉ करती हूँ. यस, अब इस सीड में जो है इसके अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है, ऐसे एक छोटा सा एम्ब्रियो रहता है. ओके, अब ये जो एम्ब्रियो है, यही एम्ब्रियो जो है आगे चलकर एक बड़ा प्लांट बनता है इस तरह से. ठीक है, और ये जो आउटर मोस्ट जो होता है, ये वाला, ये पार्ट जो कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं सीड कोट. क्या कहते हैं बेटा, उसको हम सीड कोट कहते हैं. ये क्या करता है, ये इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है. ये क्या बताया मैंने आपको, ये क्या चीज है, ये है एम्ब्रियो. ओके, एम्ब्रियो है ये. अब जो है ये एम्ब्रियो कैसे बाहर आता है एक सीड के, उसे क्या क्या कंडीशंस चाहिए, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये सभी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन. क्या कहते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन. ओके, नाउ
What is germination? Germination is when a seed starts to grow into a new plant. ठीक है, एक सीड जब उसको बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी, वो जब फुलफिल हो जाती है, तो वो सीड क्या करता है, वो धीरे धीरे से एक नए प्लांट में ग्रो करता है. Okay, and for this to happen, the seed needs water, air and right amount of light or darkness. तो उसके लिए क्या जरूरत होती है बेटा, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी. वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि उस सीड को अगर प्रॉपर वाटर मिले, या फिर एयर मिले, या फिर सही अमाउंट ऑफ लाइट या डार्कनेस मिले, तो वो सीड जो है ग्रो करने लगता है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. और एक सीड को बढ़ने के लिए, एक सीड को, उसके एम्ब्रियो को उसमें से ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना जरूरी होता है. सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा, आप अगर सीड्स को बो करते हैं, या अपनी मम्मा को या पापा को, किसी को भी सीड्स बो करके देखा है किसी ने, तो उन्हें पता होगा जब सीड्स को स्प्राउट करने के लिए उसको क्या, किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, बताइए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बताइए बेटे. हाँ बिल्कुल, वाटर की जरूरत पड़ती है ना, वाटर. सो सीड्स नीड्स वाटर टू स्टार्ट ग्रोइंग. उसको स्टार्ट, उसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसको आवश्यकता पड़ती है किसकी, वाटर की आवश्यकता पड़ती है. नाउ वाटर मेक्स द सीड्स आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट सॉफ्ट दैट द टाइनी प्लांट इनसाइड कैन कम आउट एंड ग्रो. ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सीड होती है, इसकी बाहरी तरफ, आउटर जो कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं सीड कोट, है ना. क्या है सीड कोट? सीड्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द सीड कोट. अब ये सीड कोट कैसा होता है बेटा, काफी हार्ड रहता है. हाँ, काफी हार्ड रहता है. तो जब तक ये हार्ड रहता है, तब तक वो जो उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो बाहर नहीं आ सकता. तो क्या होता है बेटा, जब उसको मॉइस्चर मिलता है, जब वाटर मिलता है, जो सीड कोट होती है वो क्या बन जाती है, सॉफ्ट हो जाती है. एंड द टाइनी प्लांट इनसाइड कैन कम आउट एंड ग्रो. नाउ द सेकेंड फैक्टर इज एयर एंड सॉइल. तो वाटर की बात हमने कर ली, है ना. जर्मिनेशन के लिए जो जरूरत होती है उसमें सबसे पहले तो हमने किसकी बात की, किसकी बात की बेटा, वाटर की, है ना. जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी होते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमने बात की वाटर की, पानी की बात की. पानी बहुत जरूरी होता है उसके लिए. और दूसरा है एयर एंड सॉइल. दूसरा कौन सा है बेटा, एयर एंड सॉइल. ठीक है, तो मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और एयर की आवश्यकता पड़ती है. अब देखो बेटा, एक सीड को स्प्राउट होने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आफ्टर जर्मिनेशन मिट्टी जो है उसके लिए जरूरी होता है, क्योंकि उसमें से उसको मिनरल्स मिलते हैं, है ना. और उसकी जो ग्रोथ होती है रूट्स की, उसको भी बहुत आसानी से जो है जो सॉइल है उसमें जाकर वो पकड़ती है, और वहां से वो वाटर और मिनरल्स को खींचती है. Now, seeds require air for germination, which they obtain from the spaces between soil particles. अब देखो बेटा, मिट्टी में अगर हमने सीड्स को डाला है, तो उसके बीच में कुछ स्पेसेस होंगे, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में कुछ स्पेस होता है, और उसी स्पेस में जो एयर होता है उसकी सहायता से जो सीड है वो स्प्राउट करता है. एंड दीज स्पेसेस आल्सो एग्जिस्ट रूट्स इन ग्रोइंग इजिली. और जो स्पेस होती है सॉइल के बीच में, उसमें क्या पकड़ती है, उनका जो रूट्स होता है उसको वो होल्ड करती है. ठीक है. नाउ लाइट एंड डार्क कंडीशंस. क्या चाहिए वहां पर, लाइट एंड डार्क कंडीशंस चाहिए. अब देखो बेटा, जैसे कि बीन सीड्स होते हैं, वहां उनको लाइट की जरूरत नहीं होती है जर्मिनेशन के लिए. ठीक है. और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द सीड्स डू नॉट रिक्वायर लाइट एट द अर्ली स्टेज. जब उनको स्प्राउट निकलता है तो उसमें वहां पर उनको क्या जरूरत नहीं पड़ती बच्चे, वहां पर उनको लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है. बट however, after germination sunlight is crucial for seedlings further growth. ठीक है. तो
जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि सनलाइट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर सीडलिंग्स फर्दर ग्रोथ, क्योंकि उसी से वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जिससे कि जो प्लांट्स है दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना? तो इस तरह से वो प्लांट की ग्रोथ होगी और इसी के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अब जो है बेटा हमने बात की किसकी? जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमने देखा कि वाटर की आवश्यकता पड़ती है, एयर की आवश्यकता पड़ती है, सॉइल की आवश्यकता पड़ती है और आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो उसके बाद सनलाइट की भी आवश्यकता जो है प्लांट्स को पड़ती है। तो बेटा अभी आज के लिए इतना ही। अभी हमारा टाइम हो चुका है एमसीक्यू का। हम जाते हैं सीधे एमसीक्यू सेशन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूं। ओके बच्चे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। व्हाट डू प्लांट्स रिक्वायर फॉर सीड जर्मिनेशन? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू प्लांट्स रिक्वायर फॉर सीड जर्मिनेशन? ऑप्शन ए सनलाइट ओनली, ऑप्शन बी water and air, ऑप्शन सी soil and light, ऑप्शन डी हीट ओनली। ठीक है, तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए इसमें से किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। हाउ डू प्लांट्स लाइक ड्रोसेरा कैप्चर इंसेक्ट्स? तो हमने ड्रोसेरा के बारे में पढ़ा है बेटा, पिछले क्लास में देखा था हमने, इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो। तो वो किस तरह से इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं? बाय एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी बाय मूवमेंट, ऑप्शन सी बाय रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी बाय ग्रोथ। तो इससे इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसकी सहायता से ड्रोसेरा प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को पकड़ती है, कैप्चर करती है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, इसमें से कौन सा जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉमन है? रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ द above. Which characteristic is common to all living beings? Respiration, movement, reproduction, all of the above. आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। Which of the following processes allows a plant to produce food? तो इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसकी सहायता से प्लांट्स जो है अपने फूड का निर्माण करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने फूड को? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसकी सहायता से या कौन सी प्रोसेस की वजह से प्लांट्स जो है अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा, what happens to a seed when it is kept in a dark location with moist soil? ठीक है, अगर एक सीड जो है वो हमने डार्कनेस में रखा है और सॉइल जो है वो मॉइस्ट है, तो वो क्या होगा? उसका क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है इट विल नॉट जर्मिनेट, ऑप्शन बी it will germinate but do not grow well, it will germinate and grow normally, ऑप्शन डी it will dry out। तो ऑप्शंस को ठीक से पढ़ना है बेटा। क्या कंडीशंस दिया है यहां पर? देखो, डार्क रूम, डार्क लोकेशन में रखा हुआ है लेकिन सॉइल जो है वो मॉइस्ट है, यानी कि उसमें पानी है। तो it will not germinate, it will germinate but do not grow well, it will germinate and grow normally, it will dry out। वो हमारा 5th क्वेश्चन है। 6th वन, which organ system in the animals is responsible for removing waste from the body?
कौन सा ऑर्गन सिस्टम है एनिमल्स में जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए? ऑप्शन ए सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी skeletal system, and option D excretory system. Which organ system is in animals is responsible for removing waste from the body? आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ. What helps plants respond to light by growing towards it? What helps plants respond to light by growing towards it? तो इसमें कौन सा जो पार्ट है वो सहायता करता है एक लाइट है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी कि जब उसकी तरफ ग्रो करने में कौन सा भाग जो है सहायता देता है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी शूट, ऑप्शन सी रूट, ऑप्शन डी सीड कोट. तो हमने पिछली क्लास में एक सिमुलेशन में देखा था बेटा कि कौन सा भाग जो होता है प्लांट का वो लाइट की तरफ जो है ग्रो करता है ना, बेंड होता है, हमने देखा था. तो उसका जो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द लाइट कौन सा भाग दिखाता है वो आपने बताना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. Which process in living beings ensures the continuity of their species? Which process in living beings ensures the continuity of their species? यानी कि एक species की, यानी कि एक species के generation को आगे बढ़ाना है, उसकी continuity को रखना है आगे, तो इसमें से कौन सा process है जो living beings में होता है? Option A excretion, option B reproduction, option C growth, and option D respiration. Which process in living beings ensures the continuity of their species? 9th question. Breathing helps living things too. Breathing helps living things too. Option A run fast, option B get energy, option C dance, ऑप्शन डी स्लीप. तो ब्रीथिंग जो है वो लिविंग बींग्स में क्या करने में सहायता करता है? 10th क्वेश्चन. व्हाट हेल्प्स एनिमल्स सेंस देयर सराउंडिंग्स? ठीक है, जो है आई एम सॉरी, दिस इज नॉट सेंट, दिस इज सेंस. ठीक है, उनका जो आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसको सेंस करने में एनिमल्स को क्या सहायता करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए लेग्स, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी सेंस ऑर्गन्स, एंड ऑप्शन डी विंग्स. व्हाट हेल्प्स एनिमल्स सेंस देयर सराउंडिंग्स? तो ये ऑप्शंस आपके हो गए, क्वेश्चंस आपके हो गए 10 क्वेश्चंस. चलिए देखते हैं जल्दी से इनके आंसर्स क्या क्या हैं. पहला क्वेश्चन का आंसर है व्हाट डू प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन? क्या जरूरत होती है बेटा? वाटर एंड एयर, है ना. जर्मिनेट करने के लिए पानी और एयर की आवश्यकता होती है. हाउ डू द प्लांट्स लाइक ड्रोसिरा कैप्चर इंसेक्ट? बाय मूवमेंट, है ना. उनकी जो लीव्स की मूवमेंट होती है उसी से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं. Third one, which characteristics is common to all living beings? Respiration, movement, reproduction. ये सभी, all of the above. Yes. Number 4, which is the following processes allows the plants to produce food? कौन सा process है बेटा, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं photosynthesis. Fifth one, what happens to a seed when it is kept in a dark location with moist soil? क्या होगा बेटा? It will germinate but not grow well, है ना. क्या नहीं होगा? वो germinate तो होगा लेकिन उसकी आगे की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे की ग्रोथ के लिए उसे क्या चाहिए? उसको सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी. Now, which organ system in animal is responsible for removing waste from the body? कौन सा प्रोसेस है बेटा? उसको हम कहते हैं excretory system, है ना. excretory system से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है हमारी बॉडी से. What helps plants respond to light by growing towards it? कौन सा भाग रिस्पॉन्ड करता है बेटा? शूट, है ना.